नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सबका साथ सबका विकास इस वायदे के साथ 2 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब जबकि मोदी सरकार को 2 साल का वक्त बीत गया है, तमाम मंत्रालयों और महकमों के माध्यम से किस प्रकार का काम हुआ है, क्या कुछ नियम कायदे योजनाएं जमीन पर उतारी गई हैं, उस सब चीज़ों की हम पड़ताल कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद इस महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। इन 2 साल के सफ़र को अपने मंत्रालय के माध्यम से कैसे देखते हैं आप? सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के संदेश हैं, वो जनता तक पहुंचे। और एक हद तक हमने उसमें एक कदम और आगे लिया है कि जहां जनता जो सोचती है वो प्रधानमंत्री और सरकार तक पहुंचे। अब इसके अंदर प्रिंट का माध्यम हो, टेलीविज़न का माध्यम हो, रेडियो हो, अब एक नया माध्यम चुना है सोशल मीडिया का, वो हो। इसको इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम सरकार के संदेश जनता तक लेके जाते हैं। डिजिटल मीडिया आजकल बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हो, इस समय जो 2 साल के जो कैंपेन है उसके जो विज्ञापन है वो आज इस समय चल रहे हैं। विज्ञापन में हम क्या दिखा रहे हैं? वही जो सरकार की नीतियां हैं। आमतौर पे सरकार की नीतियां वैसे भी अखबारों द्वारा, रेडियो द्वारा या टेलीविज़न द्वारा इनके जो चर्चाएँ होती हैं उससे जनता तक पहुंचती हैं या पहुंचनी चाहिए। कहीं उसमें कमी रहती है और उस कमी का उस गैप को पूरा करने के लिए हम विज्ञापन का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सरकार की जो नीति है जिससे लोग लाभ उठा सके, जैसे मुद्रा योजना हुई, जो स्टैंड अप इंडिया है उसके बारे में, जो हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में, जो इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ रहा है उसके बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों तक, जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जी सर, समस्या हिंदुस्तान में एक लंबे समय से ये कि जिसके बारे में योजना है, जो लाभार्थी होना चाहिए, उसको अक्सर जानकारी नहीं होती, खासतौर से ग्रामीण इलाकों से। आप भी एक ऐसे इलाके से आते हैं, आपने उस चीज़ों को देखा है, समझा, बेहतरी से जानते हैं। वहाँ पे इस मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का भी रोल आ जाता है, वो कैसे किया आपने बीते 2 सालों में और कैसे आने वाले समय के लिए कोशिशें कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बरसों से जो बहुत बड़ी समस्या रही है वो ये है कि जो नीतियां बनती हैं केंद्र सरकार की, उसके जो लाभ उठाने वाले लोग हैं उन तक संदेश नहीं पहुंच पाता। तो जब तक उनके पास संदेश पहुंचेगा, जब तक वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तब तक सरकार को ये कैसे पता चलेगा कि किस नीति में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कौन सी नीति गलत है और कौन सी नई नीति लानी है। तो आज पिछले 2 साल के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा जो कदम हमारे मंत्रालय ने लिया है, वो कि इन नीतियों को, चाहे पैम्फलेट हो चाहे ये सभी माध्यम हो, जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और हमने इसमें सक्सेस स्टोरीज भी शामिल करी हैं। इस सफलता की जो कहानियां हमने शामिल करी हैं वो इसीलिए ताकि एक भरोसा बने लोगों के अंदर कि ये भी हमारे जैसे आम लोग हैं जो सरकार की नीतियों का या पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके उनका लाभ उठा रहे हैं। हमने टारगेट रखे हैं, केंद्र सरकार ने टारगेट रखे हैं कि हर बैंक शाखा या जो हर मंत्री या हर सांसद अपने क्षेत्र के अंदर ये देखे और अपने टारगेट बनाए कि कितने लोगों को लाभान्वित करा जा रहा है। तो ये टारगेट भी इसीलिए रखे जा रहे हैं ताकि सरकार का काम नीचे तक और बेहतर तरीके से पहुंचे। आपने खुद जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी लगातार हर गुजरते दिन के साथ बदल रही है, लेकिन उसके नफ़े भी हैं, नुकसान भी हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेके आपकी पूरी सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। आपको लगता है कि इस दिशा में आप लोगों ने जो कोशिशें की उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है? पब्लिक माइंडसेट को समझ पाना, उनकी चाहत को जान पाना, उसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ा पाना? मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए, इसमें सबसे तो mygov.in करके एक mygov.in करके एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे कम से कम नहीं तो 20 लाख लोग इस समय जुड़े हुए हैं। और जितने भी हमने विज्ञापन दिए, उन सभी विज्ञापन के नीचे हमने लिखा हुआ है आइए जुड़िए mygov.in के साथ। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन, एक 2 तरफा संवाद शुरू करने के लिए हमने उसमें लिखा है, ताकि लोग जो अभी 20 लाख हैं वो बढ़ के कहीं 2 करोड़ हों, तो कितनी बड़ी तादाद में सरकार के पास एक फीडबैक आएगा। दूसरा, जो मन की बात होती है उसमें प्रधानमंत्री जी का आह्वान है सभी को कि आप फ़ोन करिए। लाखों फ़ोन कॉल आते हैं। उन फ़ोन कॉल के अंदर अलग अलग लोगों की प्राथमिकताएं आती हैं, अलग अलग जो भूवर्ग है पूरे देश का, वहाँ से समस्याएं आती हैं, कुछ सुझाव भी आते हैं, तो वो सब प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे। तो एक तरह से एक फीडबैक इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद
जो इस साल का बजट था 2016 का बजट, अगर आपको याद हो 2016 के बजट से पहले फरवरी के महीने में सभी मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में गए थे। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये आदेश थे कि कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्र में जाएं अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर, और वहाँ जाकर 36 घंटे बिताएं। ये इसी कारण से कि वहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करें, बैठें, उनको क्या बजट में चाहिए वो वहाँ से लेकर आएँ फीडबैक। उसकी वजह से जो इस बार 2016 का बजट बना जी, वो एक तरह से कह सकते हैं कि जनता का बजट बना। देखिए कितनी ज़बरदस्त रूप से उसका जो फोकस था वो ग्रामीण भारत पे था, किसान के ऊपर था। इसी कारण से हुआ कि ये 2 तरफा संवाद स्थापित हुआ। अब जो 2 साल का कैंपेन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कदम उठा रही है सरकार तो यही कि हमने 33 टीमें बनाई हैं। उस 33 टीमों के अंदर एक सीनियर मंत्री, एक जूनियर मंत्री, एक केंद्र सरकार के केंद्र के पार्टी के सदस्य, एक राज्य के पार्टी के सदस्य, ये सभी लोग 33 जो टीमें हैं वो तकरीबन 200 शहरों में जाएंगी भारत के इन 20 दिनों के अंदर, और ये प्रक्रिया चल रही है, टीवी पे आप लोग देख रहे होंगे। वहाँ जाकर अलग अलग वर्गों से बातचीत करनी है, उनसे राय सलाह मशवरा करना है, चर्चा करना है, सरकार ने जो काम करा वो सरकार की जो नीति वहाँ लागू हो चुकी है उसका क्या लाभ उठा रहे हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। ये जो स्ट्रेंथ है इस सरकार की, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम 2 तरफा संवाद स्थापित कर पा रहे हैं ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी बिल्कुल सटीक लोगों के लाभ के लिए बन रही है। जी, आपके एनडीए की सरकार बनने से पहले की भी बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, एक तरीके से उनको अपनी बात कहना, संवाद करना, रखना आता है। अगर हम बात करें टेलीविज़न मीडियम, खासतौर से न्यूज़ चैनल्स के लिहाज से, आपको लगता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बेवजह एक तरीके से हाइप क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखाई जाएगी, परोसी जाएगी, उससे ही एक समाज का टेस्ट डेवलप होता है, और ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं समाज, सरकार और संगठन के आधार पर आती है कि भाई हम कुछ चीज़ें तय करें। तो सरकार के नाते उन सब चीज़ों पे आपकी अपनी राय, क्या सोच, किस तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं? एक जो आक्रोश लोगों का है वो ये कि उनको ये लगता है कि कुछ एक मीडिया हाउसेस एक तरफा न्यूज़ चलाते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं करा जा रहा, ये अक्सर लोग सवाल उठाते हैं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमारे देश में बहुत महत्व दिया गया है और होना भी चाहिए। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ एक रूल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अंदर हम मीडिया के ऊपर एक अंकुश नहीं लगाना चाहते और लगाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे में और एक पड़ोसी देश के अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। ये मुझे लगता है ये जनता की ताकत है, और वो ताकत अब दिख रही है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह से इंडिपेंडेंट अपनी चैनल जनता ने चला दी है। जो सच होता है वो सोशल मीडिया पे खूब चलता है, और उस कारण से कई मीडिया की चैनल्स ऐसी हैं, मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिनको अपनी खबर बदलनी पड़ती है, उन पर दबाव पड़ता है। तो जनता आज ये समझे कि उनकी ताकत कितनी ज़बरदस्त है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीडिया होती थी उसके अंदर आज जनता शामिल हो गई है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आज जनता भी 4th पिलर है, खुद भी इन्फॉर्म कर रही है लोगों को, खुद इन्फॉर्म कर रही है, जो सही है उसको चला रही है। अंकुश जो लगाने की जो कुछ बात करते हैं वो मेरे को लगता है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, जिसको कोई गलत बोलना है तो बोलिए, जब तक वो संविधान का उल्लंघन ना कर रहा हो जब तक उसको बोलने दीजिए। न्यूज़ की जो कंपनीज हैं वो जब एक टीआरपी की दौड़ में आ जाती हैं, यानी कितने दर्शक मुझे देख रहे हैं और कितने दर्शक को और मैं आकर्षित कर सकूं, उस जब दौड़ में आ जाती हैं, उस होड़ में आ जाती हैं, तो कहीं खबरों से हट के हम मिर्च मसाला वाली चीज़ें दिखाने लग जाते हैं। ये जनता ही सबसे बड़ा इसका एक तरह से इसको अलग करने के लिए एक औजार हो सकता है, जो कि कौन सी बहुत ही समझदार मीडिया हाउसेस हैं और कौन से मीडिया हाउसेस मनोरंजन की तरफ ज़्यादा और ख़बरों की तरफ कम कर चलते हैं। ये उनका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी मैं आपको बतला दूं कि हमने एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ मीडिया हाउसेस नहीं बनाई हुई हैं। एंटरटेनमेंट चैनल्स की अगर एंटरटेनमेंट है उसके लिए अलग सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, उसको BCCC कहते हैं। जो इश्तिहार चलते हैं, विज्ञापन चलते हैं, उनके लिए एक अलग सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है जिसको ASCI बोलते हैं, ASCI। और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी उनका हैंडल है, काफ़ी एक्टिव हैं ASCI। और तीसरी, खबरों के लिए
जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है वो NBSA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इस तरह से है। इन सब तीनों को कहीं ना कहीं को रिटायर्ड जस्टिस हेड कर रहे हैं या उनका इसमें भागीदारी है, और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। वो उनका काम है कि जहाँ पे भी ये गलती करते हैं उसको सेल्फ रेगुलेट करना। इसके अलावा इसके ऊपर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी होती है, जो अगर कोई संविधान से का उल्लंघन कहीं हो रहा हो तो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर आप ध्यान दें तो टीवी के नीचे कई बार पट्टी चलती है कि अगर इस प्रोग्राम से आपको आपत्ति है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। वो इसीलिए हमने चलवाया हुआ है कि उसको इस पूरे प्रक्रिया को और स्ट्रेंथन करा जाए, मजबूत करा जा सके। अब कंटेंट की हम बात कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि क्योंकि समाज में फिल्में भी एक तरीके से आईना है समाज का, और फिल्मों में कई बार अक्सर, अभी हालिया विवाद उड़ता पंजाब जैसी फिल्म का है, इस प्रकार के विवाद ना सिर्फ अभी पहले भी आते रहे, और सवाल ये होता है कि कई बार सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है कि नहीं साहब किन्हीं वजहों से या राजनीतिक वजहों से ऐसी चीज़ें हुई। इस बारे में आपका क्या कहना है? किस प्रकार से सेंट्रल बोर्ड अपना काम कर पा रहा है, किस प्रकार से उसको पूरी तरीके से ऑटोनोमस आपने बना के रखा हुआ है, और क्या एक मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो CBFC जिस कानून के ऊपर काम कर रही है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, और उसको बदलने के लिए सरकार ने अपना मन बना लिया है। तो हमने 2016 जनवरी में श्याम बेनेगल कमेटी बनाई, जिसमें बहुत प्रमुख लोगों को उस कमेटी में रखा गया। श्याम बेनेगल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें दे दी है, दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। सरकार का मन और इच्छा बिल्कुल साफ है कि हम चाहते हैं कि सेंसरशिप ना के बराबर हो, और जितनी भी फिल्में हैं वो क्रिएटिव हैं अपने आप में, और वो जनता के पास जाएं, और जनता निश्चय करे कि कौन सी फिल्म अच्छी है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना। और इसके चलते हमने कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं करी सर्टिफिकेशन बोर्ड में। अगर किसी के लिए कॉल आता है कि आप हमारी मदद करिए, हम उसमें भी दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसमें करेंगे तो जायज़ है कि अगर दखलंदाजी एक बार शुरू हुई तो फिर उसका कोई अंत नहीं है, तो फिर हर फिल्म के लिए दखलंदाजी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करी। अब जिस जो कानून के ऊपर जो ये निर्णय लेते हैं CBFC वाले, उसी कानून के ऊपर FCAT भी निर्णय लेती है, और दोनों हम ही ने बनाए हुए हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन सरकार के ही बनाए हुए हैं। FCAT है फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, उसके रिटायर्ड जस्टिस एक उसको हेड करते हैं, वो एपेक्स बॉडी हो गई। CBFC हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। पिछले 5 या 6 महीने में सब जानते हैं कि कई फिल्में ऐसी आई जो CBFC के जो कट्स थे उससे नाखुश थी। उन्होंने FCAT में अपील करी, और FCAT की अपील के अंदर उन सबको जैसा शायद वो चाहते थे वैसा उनको वहाँ से सर्टिफिकेशन मिला, और उतने कम वहाँ से उनको कट्स मिले। अब दोनों हमारे हैं। अगर कोई ये कहता है कि सरकार दखलंदाजी करना चाहती है तो हम तो दोनों जगह करेंगे, एक जगह क्यों करें? आप किसी भी फिल्म को ले लीजिए, केंद्र सरकार की तरफ से ना उसको पास करने के लिए ना उसको रोकने के लिए कभी भी आज तक कोई आदेश दिए गए हैं, और ना ही कभी दिए जाएंगे। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो हमारी इच्छा है कि इसको जल्द से जल्द बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। जो सदियों से सर्टिफिकेशन बोर्ड, या जैसे आप सब कहते हैं कि सेंसरशिप बोर्ड जो चलता आ रहा है, उसको बिल्कुल बदल दिया जाएगा। मेरे सीनियर मंत्री जो हैं जेटली जी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि बहुत रेडिकल चेंजेस हम लेकर आएंगे। क्रिएटिविटी के नाम पे कई बार सीमाओं को लांघा जाता है। एक हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पे भी विवाद हुआ जहाँ पे किसी का ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया जो भारत के सम्मान के प्रतीक के तौर पे, या कार्टून किसी कोई विवाद होता है। इस प्रकार की जो चीज़ें क्रिएटिविटी के नाम पर जब एक्सट्रीम पे पहुँच जाती है, आपको लगता है कि यहाँ पर शायद एक इंटरवीन करने जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसका दायरा ख़त्म हो जाता है जहां इंटरनेट शुरू होता है। अब अगर आप मेरी राय मांग रहे हैं तो देखिए, इसके अंदर ये है कि दुनिया भर के अंदर अंकुश लगाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट जैसी चीज़ है वो हमेशा फ्री चलती है, उसको रोकना संभव नहीं है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम ऐसे जो मीडियम्स हैं, ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अडल्ट्स को ही दिखाई दे रही है, कहीं बच्चे भी उसको देख रहे होंगे।
जो जम्मू में ठीक है वो ज़रूरी नहीं कि कन्याकुमारी में वो ठीक हो। तो एक तरह से इट्स अ नेशनल ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो टेलीविज़न कंटेंट है वो टेलीविज़न कंटेंट फिर भी ऐसा हो जो परिवार के साथ देखा जा सके। आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खास तौर से बात करेंगे कि आखिर रेडियो को लेकर किस प्रकार से बीते 2 सालों में काम हुआ और आने वाले समय के लिए किस प्रकार की कार्य योजना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज खास इस संवाद में हमारे साथ मौजूद हैं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर, हम बात कर रहे थे इससे ब्रेक से पहले टेलीविज़न के बारे में। अगर रेडियो की बात की जाए, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब से मन की बात की शुरुआत की है, रेडियो को एक तरीके से पुनर्जीवन के बारे में बात कही जा रही है। आपको लगता है कि इसके एक्सपेंशन को लेकर आप लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से FM रेडियो को लेकर, कम्युनिटी रेडियो को लेकर, कहाँ तक बात पहुँची और आने वाले समय में इसका एक्सेस दायरा कैसे बढ़ा रहे हैं? सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। रेडियो की पॉलिसी को फ़ेज़ 2 से हमने फ़ेज़ 3 में लेकर आए हैं। फ़ेज़ 3 में लाते ही हमने कहा है कि जो भी शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है 2011 सेंसस से, वहाँ पर कम से कम 3 FM रेडियो स्टेशंस होंगे। और इस जो प्रक्रिया को हमने शुरू भी कर दिया है। पहले ऑक्शंस हो गए हैं, करीब 55 के करीब शहरों के अंदर और रेडियो चैनल्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं। इसका जो अगला ऑक्शन है शायद दिसंबर में या अगले साल तक उसका ऑक्शन होगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हम इन सभी शहरों के अंदर FM स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस लेकर आ जाते हैं। साथ साथ जो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशंस हैं उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। कुछ एक जगह छोटे ट्रांसमीटर्स होंगे, कहीं बड़े ट्रांसमीटर्स होंगे। FM क्वालिटी जो रेडियो की है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। उसको आप डिजिटल तरीके से भी सुन सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में सुन सकते हैं और एक लोकल फ्लेवर रहता है उसके अंदर, तो जनता उसको भी सुनना चाहती है और उस शहर की बातें उसमें बातचीत में आ जाती हैं। अभी तकरीबन 40% भारत की पॉपुलेशन कवर्ड है FM रेडियो से और अगले 2-2.5 साल के अंदर कम से कम 60% भारत की आबादी कवर्ड हो जाएगी FM रेडियो स्टेशन से। वैसे रेडियो स्टेशन जो कवरेज है वो मैं आपको बतलाऊं कि 99% भारत की जो आबादी है उसको कवर करते हैं रेडियो से। उसमें मीडियम वेव भी है, शॉर्ट वेव भी है। जो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टेशन हम लेकर आ रहे हैं वो हम बॉर्डरिंग एरियाज़ पे भी लेकर आ रहे हैं भारत के, और ऐसे शहरों में लेकर आ रहे हैं जहाँ अभी प्राइवेट FM नहीं जाएगा। तो साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो का भी विस्तार हो रहा है, प्राइवेट FM का भी विस्तार हो रहा है। कम्युनिटी रेडियो एक बहुत पावरफुल मीडियम है और उसका लाभ बहुत लोग उठा सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो एक तरह से FM रेडियो ही आप समझिए, एक्सेप्ट कि FM का जो रेडियस है वो बड़ा होता है, करीब 50-60 किलोमीटर का होता है, और कम्युनिटी रेडियो का दायरा होता है वो करीब 7 से 8 किलोमीटर रेडियस होता है, यानी 15 किलोमीटर मान लीजिए दायरा। इसको हम जो अप्लाई करते हैं, कोई NGO ने अप्लाई करा या कृषि केंद्र ने करा, हम उनको देते हैं। कम्युनिटी रेडियो को आप कम्युनिटीज़ चलाती हैं, उसके अंदर जो ज्ञान की बातें होती हैं वो होती हैं, जो वहाँ पे कोई बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जो लोकल जो संगीत है उस इलाके का, जो फोक सॉन्ग्स हैं वो उसके अंदर फोक सॉन्ग्स चलते हैं। टीचर्स के इंटरव्यू हो सकते हैं वहाँ पर, किसानों के बारे में बातें हो सकती हैं वहाँ पर। तो इस तरह की बहुत ही ज्ञान की बातें उसके अंदर हो सकती हैं। किसान टेलीविज़न आप लोगों को 1 साल पूरा वक्त हो गया। ट्रेडिशनल खेती में तकनीक को जोड़ के एक प्रयोग के तरीके से आप लोगों ने शुरू किया था। इस 1 साल को, किसान टेलीविज़न के 1 साल को आप कैसे देख रहे हैं? कितना सफल प्रयोग है या क्या अभी बाधाएं हैं इसमें? बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये एक कदम है प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा उस समय करीब 2 साल पहले कि एक सिर्फ किसानों के ऊपर फोकस करता हुआ मेरे को एक टेलीविज़न चैनल चाहिए। अक्सर जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो अगर मनोरंजन के कार्यक्रम देते हैं, खबरें देते हैं,
या मौसम भी देते हैं तो वो शहर तक सीमित होता है, या शहर में जो शहरी लोग जिस तरह से कंज्यूम करेंगे उस खबर को उस तरह से होता है। जो मंडी के जो भाव चल रहे हैं वो बार बार बताए जाएं तो ऐसी खबर किसानों के लाभ के लिए होगी। उसी तरह वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो वहाँ के सीरियल्स इस तरह से हों जो किसान जो गांव का माहौल को बदलाए और उसको और मजबूत करे, तो वो फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान चैनल बनाई गई है जिसमें विशेषज्ञ भी आते हैं, जो लेबोरेटरी में जो बातें हो रही हैं वो किसान तक पहुँचानी। कुछ सक्सेसफुल किसान भी चैनल पे आके बात करते हैं ताकि बाकी लोग उनसे प्रोत्साहित होकर प्रेरणा लेकर अपना काम अच्छा कर सकें। बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है और इस साल में हम इसके ऊपर खूब फोकस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में टेलीविज़न चैनल शुरू करने के लिए वहाँ पे एक अलग से इंस्टीट्यूट भी शुरू करने की बात थी, उन सब चीज़ों को लेकर किस प्रकार का भी स्टेटस है, कैसे आगे बढ़ रहा है उस बारे में? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेरा मानना यह है कि हर राज्य का अपना एक अलग चैनल होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य की भाषा अलग है और राज्य के अंदर भाषा अलग है, वहाँ का कल्चर भी अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी एक ही जो चैनल है और हर राज्य को 2-2, 3-3 घंटे जो मिलते हैं वो बहुत कम है। मैंने प्रसार भारती के लोगों को, अधिकारियों को कहा है कि इस पे ज़रा सोच विचार करें और एक कोई सोल्यूशन निकाल के लेकर आएँ कि हम जल्द से जल्द नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर राज्य के पास एक अपना चैनल हो, वो 24 घंटे प्रसारण करे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या कोई और तरीके से। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने एक नया प्रयोग भी शुरू किया, टॉकेथॉन के तरीके से। आपको लगता है कि इस प्रकार का प्रयोग कितना सफल रहा है और आने वाले समय में हम कुछ और ऐसे प्रयोग देख सकते हैं जिसमें शायद सीधा संवाद जैसी चीज़ें नज़र आएंगी? अब जिस तरह से आपका ये टीवी चैनल है, उस तरह से आज की जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक को इजाज़त देती है अपने खुद की चैनल लगाने के लिए। तो उसी तरह हमने एक टॉकेथॉन शुरू करा जिसके अंदर सोशल मीडिया पे आए हुए सवाल हम वापस यूट्यूब पर या फेसबुक लाइव पर हम चला सकें। तो ऐसे हमने कुछ प्रयोग करे, कुछ मंत्रियों के इंटरव्यूज़ भी हुए, उसको हम और इस्तेमाल में लेकर आएंगे। एक नयापन आ जाता है, जो सोशल मीडिया पे जो लोग कनेक्टेड हैं उनका डायरेक्ट संवाद हो जाता है। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ये फॉर्मेट है। जी, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आते हैं, पीएमओ एक्टिव नज़र आता है, लेकिन पूरी सरकार के सभी मंत्रियों के लिहाज से देखा जाए या सभी मंत्रालय की बात की जाए उतना एक्टिव नज़र नहीं आते, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्या इस दिशा में भी कुछ आने वाले समय में हम बेहतर देख पाएंगे कि हर मंत्रालय का अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सीधे एक संवाद की स्थिति हो? हर मंत्रालय को एक तरह से प्रोत्साहित करा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कुछ मंत्रालय ने अच्छा करा है जैसे आप कह रहे हैं, बट मुझे लगता है सभी मंत्रालय इसी दिशा में चल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू करें। सूचना प्रसारण में आपको बतला सकता हूँ कि जो टॉप के मंत्रालय हैं उनमें से एक है। हमारी फेसबुक के ऊपर जो फॉलोइंग है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, और हमारी जो ट्विटर फॉलोइंग है MIB की, PIB की, और अब धीरे धीरे दूरदर्शन की और आपकी ऑल इंडिया रेडियो की, ख़ास तौर से ऑल इंडिया रेडियो की खबरों की जो है उसके बड़े फॉलोअर्स हैं। DD न्यूज़ आपकी जो चैनल है वो उसकी अब एप्लीकेशन पे भी है। जी, इन 2 सालों के लिहाज से बात करें तो कुछ विवाद भी देखने को मिले हैं। FTII पुणे की अगर हम बात करें, एक लंबे समय तक ऐसी चीज़ें रहीं जहाँ पे लगा कि सरकार कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जहाँ पे छात्रों के साथ में विरोध सा एक नज़र आया। चीज़ें रिजॉल्व हुई, लेकिन आपको लगता है कि इस प्रकार का पूरा एक एपिसोड क्या कुछ लेसन्स दे गया कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना होने पाएँ, हम व्यवस्था को और बेहतर कर पाएँ? ये हमारा मकसद बिल्कुल साफ़ है कि जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनको और मजबूत करें ताकि वहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है उससे स्टूडेंट्स को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब कुछ समस्याएं थी FTII के अंदर और एक तरह से जो कई सालों से चलता आ रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें बदलाव नहीं चाहते, लेकिन जो बड़ी भारी मात्रा में जो स्टूडेंट्स बाहर इंतज़ार कर रहे हैं FTII के अंदर जाने के लिए, क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनको मौका मिले अंदर जाने का? और क्या वो नहीं चाहेंगे कि उसके अंदर और सुधार हो? और क्या स्टूडेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनकी जो काबिलियत है वो और बढ़े, एफिशिएंसी बेहतर हो? तो हमने जो कदम उठाए वहाँ पर वो सिर्फ FTII को और एफिशिएंट और मजबूत करने के लिए बनाए हैं। जी,
कुछ चीज़ें आपके खाते में जाती हैं। अगर गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिहाज से बात की जाए, उसको और ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाने की बात हो, चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल की बात हो, नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल की बात हो, इन सब चीज़ों पे आप लोगों ने जो कोशिशें की हैं, आपको लगता है कि इससे एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलना और भारतीय सिनेमा की एक नई पहचान के तौर पे? सिनेमा अपने आप में बड़ा पावरफुल मीडियम है। चाहे हमारी भाषा हो, हमारी संस्कृति हो, उसको देश भर के अंदर और दुनिया भर में ले जाने के लिए अगर कोई बहुत ही मजबूत माध्यम है तो वो फिल्म है। और ये जो प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं जिसमें फिल्म फेस्टिवल करवाते हैं, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारत के बाहर हो, हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग आएँ और हिंदुस्तान की फिल्मों को देखें या हिंदुस्तान के फिल्म निर्माताओं से मिलें। और इतने सारे फिल्म निर्माता हैं जो बड़े नाम वाले हैं, जो छोटे, जो आगे जाके नाम कमाएंगे, वो सब ऐसी जगह आना चाहते हैं ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स से मिल सकें। तो ये इसमें खर्चा आता है ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने में। तो इसलिए भारत सरकार यहाँ पे जोड़ती है कि हम पैसे खर्च करेंगे, हम आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म में आइए और अपना खुद का आगे विस्तार करिए, अपने विचारों का विस्तार करिए। एक तरह से माध्यम बना रहे हैं और दुनिया भर के जो फिल्म निर्माता हैं वो किस आसानी से भारत में आके फिल्मिंग कर सकें ताकि हमारे यहाँ टूरिज्म का और विस्तार हो, हमारी इकोनॉमी का और विस्तार हो, उसके लिए भी ये फिल्म फेस्टिवल उपयोगी होते हैं। जी, आपको लगता है कि क्षेत्रीय सिनेमा को ध्यान रख के और कुछ ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका एक अपना फ्लेवर है, ग्लोरी है, एक पास्ट रहा है और प्रेजेंट है जो शायद कहीं स्ट्रगल करता सा नज़र आ रहा है। अगर उसको सहारा ज़्यादा मिल पाए तो शायद बेहतर तरीके से उसका फ्यूचर हो सकता है। क्षेत्रीय सिनेमा को और मजबूत करने के लिए भी हम फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय सिनेमा कुछ जगह अपने आप बहुत मजबूत है। जिस तरह से मराठी फिल्म्स हैं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है बहुत स्ट्रांग है। उसी तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में हमारा फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट की फिल्म इंडस्ट्री और मजबूत हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और मजबूत हो, और भी जो रीजनल सिनेमा है उनको मजबूत करने के लिए हमारा मंत्रालय कदम उठा रहा है। आप खुद खेल से जुड़े रहे हैं, आपको समझ है और आने वाले समय में रियो ओलंपिक में भारत की तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या उम्मीद है, क्या हम बेहतर कर पाएंगे और कितना बेहतर कर पाएंगे इस बार के रियो ओलंपिक में? देखिए, एक भारतवासी होने के नाते तो हम सभी यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हो और पिछली बार जितने पदक आए उनसे कहीं ज़्यादा पदक आए। जी, एक माहौल बदल रहा है पूरे देश के अंदर, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमेशा होना चाहिए था वो आज दिख रहा है। वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो या आईटी का हो या बिजनेस का हो या शिक्षा का हो, हर जगह वो कॉन्फिडेंस आज नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। 2 साल होने के मौके पे आप देश बदल रहा है के साथ में जनता के बीच पहुंचे, आपको लगता है कि आने वाले आपके बचे हुए कार्यकाल के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, हम इन सालों में कितना बदली हुई सरकार, कितना बदला हुआ आपका मंत्रालय को देखेंगे और कितने बदले हुए नए कार्यक्रमों को देखेंगे जो शायद और बेहतर नतीजे दे पाएँ? हर मीडिया जो यूनिट है हमारी, उसको और मजबूत करा जाएगा और बेहतर से बेहतर एफिशिएंट बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल होगा और काम करने की प्रक्रिया को प्रोफेशनल बनाया जाएगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिन चीज़ों को आपने एक धरातल दिया और आने वाले समय में और ग्लोरियस तरीके से देखने को मिले और जनता तक वो जो सूचनाओं का संवाद का जो तरीका है वो दो तरफा और बेहतर तरीके से। बहुत शुक्रिया हमसे अपना वक्त साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने बताया कि 2 साल मोदी सरकार के इस कार्यक्रम के दरमियान में किस प्रकार से चीज़ें की गई हैं और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तो इस आज विशेष संवाद में इतना ही, लेकिन DT न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।